जीवन में जीत नहीं बल्कि संघर्ष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संघर्ष से आप जीत हासिल करना सीखते हैं। हेलो नमस्कार, राम राम साथियों, आपका फिर से वही ज्योग्राफी क्लास में स्वागत है। और क्लास शुरू करने से पहले हम आपके लिए 5 या 6 मिनट का डोज शुरू करते हैं, जो आपके हर एक टॉपिक को रिवाइज कराते हैं और आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं होती। हम आप क्लास में बार बार रिवाइज कराते रहते हैं। तो आइए आज देखते हैं हम हस्तकला का टॉपिक है हस्तकला किसे कहते हैं। जो वस्तुएं हाथ से निर्मित की जाती हैं, हाथ से बनाई जाती हैं, उन्हें हस्तकला कहा जाता है। तो ये एक कला संस्कृति का टॉपिक आता है, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं हस्तकला, हाथ से निर्मित वस्तुएं। जो अपन देखने वाले हैं कि पोट्री, ब्लू पोल्ट्री कहाँ की है, जयपुर की प्रसिद्ध है। और कोप्तागिरी जयपुर की है। मुरादाबादी जयपुर की है। कुंदन का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। मीनाकारी जयपुर की अलवर की प्रसिद्ध है। लुगदी का कार्य जयपुर में होता है। सुरहारी बीकानेर प्रसिद्ध है। और कुप्पी बीकानेर प्रसिद्ध है। पोखरण पोट्री जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और बगरू प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है। अजगर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। और जट कतराई बीकानेर का प्रसिद्ध है। और मलिर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर प्रसिद्ध है। टेराकोटा मोलेरा गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है। मथेरना कला बीकानेर प्रसिद्ध है। अब्रेला ये एक छाता होता है जो फलाना पाली का प्रसिद्ध है। रेडियो टीवी भी फलाना पाली की प्रसिद्ध है। सुगनी नस्वार ब्यावर की प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है। नैमिदे टोंक की प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा अलवर का प्रसिद्ध है। दरिया टांकला गांव नागौर के प्रसिद्ध हैं। और थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। काष्ठ का कार्य बस्सी चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। और लाख का कार्य जयपुर अलवर का प्रसिद्ध है। बादले जोधपुर प्रसिद्ध है। बादले वो होते हैं, एक पीतल का बर्तन होता है जिसमें पानी भरा जाता है, जैसा पानी भरते हैं वो पानी वैसा ही रहता है, वो होते हैं बादले खा के जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। मुकेश गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है। गोटा का एक ग्रुप होता है। और मिरर यानी कांच होता है, वर्क जैसलमेर का प्रसिद्ध है। चटापटी पेच वर्क शेखावटी का प्रसिद्ध है। नागने साफरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। तारकसी जेवर नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। पिछवाइयां नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। फड़चित्रण साफरा का प्रसिद्ध है। और पाने शेखावाटी के प्रसिद्ध हैं। गोदना शरीर पर चित्र मांडने की कला को गोदना कहते हैं। और मांडना जमीन पर चित्र मांडने की कला को मांडना कहा जाता है। ब्लैक पोट्री कोटा प्रसिद्ध है। और डप्पा या डाबू प्रिंट बागरू जयपुर का प्रसिद्ध है। ऊनी कंबल जैसलमेर बीकानेर प्रसिद्ध है। और जस्ते की मूर्तियां जोधपुर प्रसिद्ध है। और नगाड़े जोधपुर प्रसिद्ध है। और तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है। गलीचे टोंक के प्रसिद्ध हैं। हाँ, तो देखिए अपन ज्योग्राफी क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें अपन कल की क्लास में पढ़ चुके हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को अपन की 3 क्लास हो चुकी हैं। आज चौथी क्लास आपके लिए आने वाली है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत हम पश्चिम मरुस्थलीय का सामान्य परिचय जो कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज हम क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। यह जलवायु के आधार पर इसके 2 भाग किए गए थे, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। लेकिन शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के 2 भाग किए गए थे पुनः, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो आइए हम देखते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश अपन देखते हैं पहले पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अपन के द्वारा 2 भाग किए गए थे, जिसमें पहला आता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और दूसरा आता है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध
शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये जलवायु के आधार पर है। और इसके बाद अपन ने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के भी दो भाग किए गए थे, जिसमें एक आता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, एक आता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, एक आता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। जिसमें बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल अपन ने देखा था, वो क्षेत्रफल था अपन का 58.50%, 58.50% बालू का तो युक्त क्षेत्र था, जबकि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र था अपन का 41.50%। ये अपन कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि बालू का स्तूप के कई बालू के स्तूप होते हैं जो अपन राजस्थान के अंदर या पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें अपन का फर्स्ट आता है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। फर्स्ट आता है अपन का अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, ये तो है अपन का फर्स्ट नंबर का। दूसरा आता है अपन का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तीसरा आता है अपन का अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। और चौथा आता अपन का, चौथा भाग आता अपन का पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप। अपन का छठवा आता है तारानुमा बालू का स्तूप, तारानुमा बालू का स्तूप। अपन का नेक्स्ट आता है अवरोधी बालू का स्तूप, एक आता है अवरोधी बालू का स्तूप। और लास्ट आता है शीप। ये अपन के बालू का स्तूप थे, जिसमें से अपन अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप वो होते हैं जो हवा के समानांतर बनते हैं। जैसे अपन की बालू का स्तूप है, ये अपन की हवा चल रही है, वह बालू का स्तूप जो हवा के समानांतर बनते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है या पवनानुगत बालू का स्तूप कहा जाता है। फिर बताया था मैंने आपको कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से होते हैं। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप वो होते हैं जो हवा के लंबवत व समकोण पर बनते हैं। ये हवा बन के चल रही है, हवा के लंबवत व समकोण पर बनते हैं, वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। जिसमें ये देखिए ये अपन की हवा जा रही है, और ये बालू का स्तूप बने हुई है हवा के समानांतर व हवा के लंबवत जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। बालू का स्तूप किसे कहते हैं? बालू का स्तूप वो होते हैं जो पश्चिमी राजस्थान में लहरदार स्थलाकृति पाई जाती है, उन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है। फिर देखते हैं अपन कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कौन से होते हैं। तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप अपन इधर देखने वाले हैं, देखिए आइए अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। देखिए अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, हेडिंग क्या अपन की अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार
चंद्राकार बालू का स्तूप। तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कौन से होते हैं ये अपन देखते हैं। और ये देखिए एक बार चित्र मानते हैं कि एक बार चित्र मान के देखते हैं कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कौन से होते हैं। तो ये देखिए अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कौन से होते हैं। अपन के ये बालू का स्तूप है, ये क्या अपन के बालू का स्तूप है जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार मानी गई है। ये अपन के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार मानी गई है, जिसमें ये अपन के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं जिसमें आगे ये होते हैं, ये अपन की हवाएं चलती रहती हैं इसमें। ये अपन के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। और इसके बाद आता है अपन का एक बालू का स्तूप है जिसका नाम है सीप। जिसका नाम क्या है? सीप। इसके बाद अपन का सीप। सीप बालू का स्तूप कौन से होते हैं जिसमें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की एक शाखा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसमें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की एक शाखा आगे की ओर बढ़ जाती है तथा बची हुई शाखा को अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है। सीप कहा जाता है, सॉरी सीप कहा जाता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप वो होते हैं जिसमें अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं, वो अपन के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहलाते हैं। लेकिन सीप अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की हवा अधिक होने के कारण एक शाखा आगे की ओर बढ़ जाती है और बची हुई शाखा को सीप कहा जाता है, जिसमें आकृति ऐसी होती है। आकृति ऐसी होती है, देखिए आप, यह है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, वो सीप इसे कहते हैं। और यह हवा आगे की ओर बढ़ती हुई जा रही है। ये अपन के सीप। और फिर होते हैं अपन के अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप हो गए, अनुप्रस्थ हो गए, अर्धचंद्राकार हो गए और सीप बालू का स्तूप हो गए। अब बच्चे अपन के पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप कौन से होते हैं? जिनकी आकृति हेयरपिन के समान होती है, जिनकी आकृति हेयरपिन के समान होती है उन्हें पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप कौन से होते हैं? जिनकी आकृति हेयरपिन के समान होती है। जिनकी आकृति हेयरपिन के समान होती है उन्हें पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। फिर आते हैं अपन के तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप होते हैं जो तारे की आकृति के होते हैं। ये अपन के तारानुमा बालू का स्तूप होते हैं। इसके बाद बचे अपन के अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप कौन से होते हैं? जो हवा के साथ, अवरोधी बालू का स्तूप कौन से होते हैं? जो हवा के साथ अपने साथ
पेड़ पौधे पत्तियां कंकड़ बजरी व मिट्टी को लेकर अवशेषों को लेकर अवरोध अवशेषों को लेकर एक साथ आकर इकट्ठा होते हैं और वो बालू का स्तूप का निर्माण करते हैं, उन्हें अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। कहा जाता है। तो अपन ने देखी थी, अपन देख चुके हैं कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कौन से होते हैं, जो पवनों दिशा के समांतर होते हैं, उन्हें अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से होते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप वो होते हैं जो हवा के लंबवत व समकोण पर बनते हैं, उन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। और पैराबोलिक अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप होते हैं जो अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं, जैसे मान लीजिए यह आकृति है, यह अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहलाते हैं। फिर देखते हैं अपन की पैराबोलिक बालू के स्तूप हेयरपिन की आकृति के होते हैं और तारानुमा बालू के स्तूप तारे की आकृति के होते हैं। ये अपन बताए थे मैंने आपको चित्र बनाकर। फिर बताया था मैंने अवरोधी बालू के स्तूप कौन से होते हैं, अवरोधी बालू के स्तूप वो होते हैं जो अवरोधों के कारण उत्पन्न जमाव से निर्माण होते हैं, जैसे पेड़ झाड़ी भवन पहाड़ी आदि को पर बने होते हैं, उन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है। कौन से, अवरोधी बालू का स्तूप। शीप बालू का स्तूप कौन से होते हैं, जो अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप होते हैं, उनकी एक शाखा हवा की अधिकता कारण आगे की ओर बढ़ जाती है और बची हुई शाखा को अर्धचंद्राकार बालू का शीप कहा जाता है। और अपन देखते हैं कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते। तो आइए अपन एक बार देखते हैं। ये तो है पुंगल बीकानेर, रावतसर हनुमानगढ़, और दूसरा है अपन का रावतसर है, हनुमानगढ़ है, और सूरतगढ़ गंगानगर है। सूरतगढ़ गंगानगर। मैं आपको कल ये बता चुका हूँ पॉइंट, जिसमें बताया था मैं आपको कि चूरू भी है इसमें शामिल, पुंगल बीकानेर है, रावतसर है, सूरतगढ़ गंगानगर है, जिसमें मैंने बताया था कि सूरतगढ़ गंगानगर में राज्य का प्रथम कृषि फार्म की स्थापना 15 अगस्त 1956 को सूरतगढ़ गंगानगर में की गई थी रूस की सहायता से। ये आपको मैंने कल बताया था। फिर बताया था मैं आपको कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 दिसंबर 2015 को शुरुआत की गई थी सूरतगढ़ गंगानगर से। फिर मैंने आपको बताया था कि ये हो गए अपन के अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। उसके बाद देखते हैं कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से होते हैं, कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से होते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं जो हवा के लंबवत व समकोण पर बनते हैं, उन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। और ये अपन के पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पुंगल, रावतसर, सूरतगढ़ गंगानगर में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं। फिर बताया था नाम अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप ये होते हैं जो अर्धचंद्राकार आकृति होते हैं, उन्हें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, नीम का थाना सीकर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, नीम का थाना सीकर। एक तो है अपन का नीम का थाना सीकर है, दूसरा है अपन का भालेरी चूरू है, दूसरा है अपन का भालेरी चूरू है, दूसरा भालेरी चूरू है। लूणकरण से बीकानेर है, सूरतगढ़ है, और लूणकरण से बीकानेर, सूरतगढ़ गंगानगर, और जायल नागौर है, और बाड़मेर बालोतरा है। जायल नागौर बालोतरा और बाड़मेर। तो अपन पढ़े थे कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार आकृतिक बने होते हैं। ये अपन के नीम का थाना सीकर में पाए जाते हैं, भालेरी चूरू में पाए जाते हैं, लूणकरण बीकानेर में पाए जाते हैं, सूरतगढ़ गंगानगर में पाए जाते हैं, और जायल नागौर में पाए जाते हैं, बालोतरा बाड़मेर में पाए जाते हैं। बालोतरा और बाड़मेर में पाए जाते हैं अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। यह अपन के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो 58.50% भाग पर फैला हुआ था, वो अपन का
कंप्लीट होता है, जिसमें अपन देखते हैं कि बालों का कंप्लीट होता है। अब अपन के कुछ फ्रंट होते हैं जो तारानुमा बालू का स्तूप होते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप होते हैं जो सर्वाधिक खपा जाते हैं जैसलमेर में। जिसमें देखते हैं अपन तारानुमा बालू का स्तूप कहां पर है, ये रहे, ये अपन खपा जाते सर्वाधिक जैसलमेर में, जैसलमेर में। तो अपन देखते हैं कि तारानुमा बालू का सर्वाधिक खपा जाते हैं जैसलमेर में पाए जाते हैं, जबकि पाए जाते हैं। और ये अपन के पश्चिम मरुस्थल का टॉपिक है, जो अपन ने जलवायु के आधार पर दो भागों में बांटा था, शुष्क अर्ध शुष्क। फिर शुष्क मरुस्थल प्रदेश पढ़ा था, जिसमें अपन पढ़े थे दो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जिसमें से एक टॉपिक आता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, जो अपन का आज कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने कंप्लीट जो भी बालू का स्तूप बने हुए थे पश्चिम राजस्थान में वो आज पढ़ लिए। और मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूँ। तो देखिए कि अपन पढ़ रहे हैं वीसी मिश्रा के द्वारा 1994 में एक पुस्तक लिखी गई थी कि राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जिसमें राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था। पश्चिमी राजस्थान वो मतलब पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला है, हाड़ौती का पठार है और पूर्व मैदानी भाग है। फिर मैंने बताया था कि फिर अपन ने एक चीज उठाई थी उसमें से पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में अपन ने देखा था कि जलवायु के आधार पर इसे 2 भाग किए गए थे, अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें अपन ने पढ़ा था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में को 2 भागों में बांटा गया था, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप किसे कहते हैं? बालू का स्तूप उसे कहते हैं जो पश्चिमी राजस्थान में लहरदार स्थल आकृतियां पाई जाती हैं, उन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है। जैसे कि अपन रेगिस्तान होता है, मतलब रेतीली मृदा होती है, और या बालुई मृदा होती है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिडोसॉल्ट्स, जिसमें हवा अधिक चलती है और उसमें हवा के कारण मिट्टी वहां से उड़ उड़कर एक लहरदार स्थल आकृतियां बनाती है। जिस तरह से मैंने आपको बताई थी, ये ही इस तरह की स्थल आकृतियां बनाती है, उसे बालू का स्तूप कहा जाता है। लेकिन बालू का स्तूप को भी बालू का स्तूप में अनेक प्रकार के नामों से जाना जाता है, जिसमें अपन देखते हैं कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कौन से होते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप वो होते हैं जो हवा के समानांतर बनते हैं, उन्हें पवनानुव्रत या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। फिर पढ़ा हमने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप वो होते हैं जो हवा के लंबवत या समकोण पर बनते हैं, उन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। जो सर्वाधिक पोंगल बीकानेर है, रावतसर हनुमानगढ़ है, सूरतगढ़ गंगानगर है, पाए जाते हैं। जिसमें आपको बताया थी कि सूरतगढ़ गंगानगर से प्रथम कृषि फॉरम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? वो की गई थी अपन की 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से। फिर बताया था अपन ने कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अपन की सूरतगढ़ गंगानगर से प्रारंभ की गई थी, जो 19 दिसंबर 2015 को शुरू की गई थी। यह अपन का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कंप्लीट होता है। फिर देखते हैं अपन की अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कौन से होते हैं? जो अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं उन्हें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको यह चित्र बनाकर बताया था, इसमें बताया था कि अर्धचंद्राकार बालू का सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप सर्वाधिक नीम का थाना है, सीकर के अंदर है, भालेरी चूरू में है, लूणकरणसर बीकानेर है, सूरतगढ़ गंगानगर है, जायल नागौर है और बालोतरा और बाड़मेर। बालोतरा एक नवीनतम जिला है जो बाड़मेर से अलग होके बना है। ये अपन ने पढ़ा अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। फिर पढ़ते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप कैसे होते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप वो होते हैं जिनकी आकृति हेयरपिन के समान होती है, जिनकी आकृति हेयरपिन के समान होती है। जो बालों में लगाने की हेयरपिन आती है उसके समान जो आकृति होती है उन्हें पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं कि तारानुमा बालू का स्तूप, जो तारे के समान आकृति के होते हैं उन्हें तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है, जो सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। फिर देखते हैं अपन की अवरोधी बालू का स्तूप किसे कहते हैं? जो अवरोधों के जमाव के कारण उत्पन्न बालू का स्तूप होते हैं, जैसे पेड़, झाड़ी, भवन, पहाड़ियों के जमाव से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं शीप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, उनकी तेज हवा के कारण एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, बची हुई भुजा को शीप कहा जाता है। यह अपन के बालू का स्तूप कंप्लीट होते हैं और कल अपन बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। यह अपन की आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में बाकी बातें अगली क्लास में चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू।